हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वेरिएबल 5 आर 2, 20, 40 एंड 50। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 के रेस्पेक्ट में मोमेंट हमें दे रखे हैं, है ना, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या हो जाएंगे, देखिए म्यू आर डैश। और जब मीन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट 4 मोमेंट्स, प्रथम 4 आघूर्ण हमें दे रखे हैं। किसके सापेक्ष? 5 के सापेक्ष। और देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, शो दैट द मीन, माध्य कितना है, देखिए 7 है। और वेरिएंस प्रसरण कितना है, 16। और उसके अलावा देखिए हमें म्यू 3 यहाँ बताना है -64 और म्यू 4 बताना है हमें 162। और देखिए आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 बीटा 2 के मान भी हमें निकालने हैं। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सेंट्रल मोमेंट पर डिपेंड करते हैं, केंद्रीय आघूर्णों पर निर्भर होते हैं। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटन वक्र है, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या नेचर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए जो भी हमें गिवन है, जो हमें दे रखा है उसे हम लिखेंगे। तो लिखिए आप, गिवन दैट मोमेंट अबाउट 5 A = 5। तो देखिए एक पॉइंट हमें दे रखा है A = 5, A बराबर 5 के सापेक्ष आघूर्ण हमें दे रखे हैं। तो देखिए A = 5 और इसके सापेक्ष जो आघूर्ण हैं, देखिए हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू वन डैश। तो देखिए म्यू वन डैश हमें कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 2 दिया है। और म्यू टू डैश कितना है, 20। और म्यू 3 डैश जो है वो कितना है, देखिए 40। और म्यू 4 डैश वो है देखिए 50। तो देखिए यहाँ पर A बराबर 5 के सापेक्ष हमें आघूर्ण दे रखे हैं। और जब किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण दिए जाते हैं तो उन्हें हम म्यू आर डैश से हम डिनोट करते हैं। और जब माध्य के सापेक्ष आघूर्ण की बात होती है तो उन्हें हम म्यू 1, म्यू 2, ये डैश हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले हमें यहाँ पर मीन हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन, माध्य। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, माध्य की। ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम मीन किस तरह से निकालें, किस तरह से हम कैलकुलेट करें। देखिए जब भी माध्य निकालना हो तो आप म्यू वन डैश का यूज कीजिए। किसका यूज करोगे, म्यू वन डैश का। और म्यू वन डैश होता क्या है, देखिए म्यू वन डैश होता है डी के इक्वल। और ये डी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x बार माइनस a। कई बार बता चुका हूं, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए जो म्यू वन डैश की वैल्यू है, देखिए म्यू वन डैश कितना गिवन है यहाँ पर, म्यू वन डैश की अगर हम बात करें तो वो 2 है। कितना दे रखा है, देखिए 2 इक्वल x बार। x बार यहाँ पर कितना है, देखिए x बार की वैल्यू आप यहाँ भी चलो यही लिख देते हैं। देखिए x बार तो सॉरी हमें फाइंड करना है, तो ये लीजिए। और -a, ये 2 किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर देखिए ये जो म्यू वन डैश है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं उसकी वैल्यू होती है a। तो यहाँ पर देखिए ये मोमेंट अबाउट a = 5 के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ a की जगह हम क्या लिख देंगे, 5। और वैसे भी देखिए ये म्यू वन डैश, म्यू टू डैश ये किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, यहाँ पर a = 5, a बराबर 5 के सापेक्ष दिए गए हैं। चलिए a की वैल्यू हमने ले ली। और इसको फाइनली अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए x बार हमें कितना मिलेगा, 7। और देखिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। हमें बताना था कि यहाँ पर मीन कितना है, देखिए 7 है। तो देखिए हमने मीन 7 बता दिया, माध्य का मान हमने कितना निकाल दिया है, 7। अब देखिए अगला हमें देखना है वेरिएंस, प्रसरण। ये वेरिएंस होता क्या है, ये होता है देखिए सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर से हम इसे डिनोट करते हैं। और सिग्मा स्क्वायर म्यू 2 के इक्वल होता है, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन नहीं मीन।
तो देखिए यहाँ पर वेरिएंस होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं वेरिएंस, प्रसरण। तो देखिए वेरिएंस हम किस तरह से निकालें, बहुत आसान सा प्रोसेस है, कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो देखिए वी नो दैट जो वेरिएंस होता है प्रसरण, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, देखिए माध्य के सापेक्ष दूसरे आघूर्ण के बराबर, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, वही होता है वेरिएंस। सबसे पहले हमने यही देखा था, μ1 क्या होता है 0, μ2 क्या होता है वेरिएंस होता है, प्रसरण होता है। और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, मानक विचलन। चलिए सिग्मा स्क्वायर μ2 है, और μ2 क्या होता है, देखिए μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए μ2 डैश, ये आपस में इनमें रिलेशन होते हैं, हमने प्रूफ भी किए थे। μ2 डैश 20 है और ये है 2, 20 माइनस 2 स्क्वायर, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ पर वेरिएंस कितना आया है, देखिए 16, और वेरिएंस को हमें 16 के इक्वल दिखाना था। तो इस तरह से देखिए प्रसरण हम कितना ले आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब देखिए इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, आगे हम बढ़े, हमें निकालना है यहाँ पर μ3, और μ3 की वैल्यू -64। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। क्या कैलकुलेट करेंगे, μ3 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर μ3 हम किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी आघूर्ण हैं a बराबर 5 के सापेक्ष, यानी μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश हमारे पास हैं। हमें माध्य के सापेक्ष तीसरा आघूर्ण हमें निकालना है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो देखिए इनमें आपस में रिलेशन होते हैं, कई बार बता चुका हूं। देखिए जो μ3 होता है वो क्या होता है, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश की पावर 3। ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने ही हैं। अब हम बात करें μ3 डैश की, तो μ3 डैश कहाँ है, ये रहा। कितना है इसका मान, इसका मान है देखिए 40। चलिए ये हो जाएगा 40 माइनस 3, μ2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ तो हमें μ2 डैश चाहिए, तो ये है देखिए 20। कितना है 20, और μ1 डैश कितना है, यहाँ पर देखिए μ1 डैश यहाँ पर 2 दिया है, कितना है ये 2, ये लीजिए। चलिए इसको हम कैलकुलेट करें तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, 40 माइनस, और ये हो जाएगा देखिए 120 प्लस ये हो गया देखिए 16। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 56 माइनस 120। तो यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर -64। तो देखिए यहाँ पर जो μ3 डैश की वैल्यू, μ3 डैश क्या, μ3 की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है देखिए, और क्या लाके दिखाना था, -64। तो चलिए यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया है, वेरी सिंपल हैंड प्रूफ। चलिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन और मज़ेदार कैलकुलेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए μ3 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो हमारा टारगेट है देखते हैं हम, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, चलते हम क्वेश्चन पे। चलिए μ3 यहाँ पर निकाल लिया, अच्छा μ4 भी यहाँ पर निकालना है 162। चलिए अब हमारा जो टारगेट है वो है देखिए μ4। μ4 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए वी नो दैट μ4 और जितने भी सेंट्रल मोमेंट है, मोमेंट, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, और शुरुआत में देखिए हमने काफ़ी इस पर डिस्कस की थी, प्रूफ भी किए थे।
इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट चलते हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसमें से एक कम कर देंगे, μ3 डैश और μ1 डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 6 μ2 डैश μ1 डैश का होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर होगा, μ1 डैश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर μ1 डैश से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो लास्ट की 2 टर्म होती है वो यहाँ पर देखिए सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कीजिए, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा ना, अल्टरनेट यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बताया भी था, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर +6 था, +6 ले लिया, -4 था, -4 ले लिया, लास्ट की 2 टर्म ये सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए -4 + 1 -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -3 μ1 डैश की पावर 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 पावर आएगी, यहाँ पर μ1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पावर हो जाएगी, यहाँ एक कम करेंगे तो μ1 डैश हो जाएगा, μ1 डैश और μ1 डैश की 3 पावर, फाइनल 4 पावर। चलिए खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि देखिए ये रिलेशन हम किस तरह से ध्यान रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम बैलेंस करेंगे, स्पेस यहाँ पर हमें बना के चलना है। चलिए μ4 डैश गिवन है, कितना है देखिए 50 -4 μ3 डैश कितना था देखिए 40, ये 2 था, 6 μ2 डैश और μ2 डैश शायद 20 था, यस। ये लीजिए वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी है, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, सभी की वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन बाकी है, ये हो गया देखिए 320, कितनी आसान मज़ेदार कैलकुलेशन है। और ये हो जाएगा देखिए 4 × 6 24, और ये हो गया 480, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखिए आगे हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले अगर हम ऐड करें, देखिए यहाँ एक काम करते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए ये तो है 50 और ये 50 में से देखिए यहाँ पर माइनस का 48 गया तो देखिए 2 बचेगा। इन दोनों को भी आप सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा देखिए प्लस का 160, इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, प्लस 160। तो फाइनली हमें क्या मिला है, 162। चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या बताना था। चलते हम क्वेश्चन पे, μ4 की वैल्यू हमें 162 दिखाना था और यहाँ पर देखिए हमने 162 बता दी है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर हमें मोमेंट्स दे रखे थे, हमने सेंट्रल मोमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देखिए जब मोमेंट्स हमें दे दिए जाएं, आघूर्ण हमें दे दिए जाएं, तो केंद्रीय आघूर्ण हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ये केंद्रीय आघूर्ण है और ये सब आघूर्ण है, इनमें आपस में रिलेशन होता है, कई बार हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर देखिए β1 β2 ये भी तो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है देखिए β1 एंड β2। ये कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कर्टोसिस और स्क्यूनेस को मेजर करते हैं। ये जो β1 होता है, इस β1 की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस β1 की हेल्प से हम स्क्यूनेस मेजर करते हैं और इसकी हेल्प से हम कर्टोसिस को मेजर करते हैं, ककुदता और विषमता। तो देखिए यहाँ पर ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल इन्हें कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट β1 होता क्या है, देखिए μ3 स्क्वायर μ2 क्यूब। अब देखिए μ3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। μ3 कितना था, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, μ3 स्क्वायर -64 का होल स्क्वायर। और μ2 की अगर हम बात करें तो देखिए μ2 कितना था, μ3 तो हमने कैलकुलेट किया था -64 और μ2 कहाँ गया, वेरिएंस।
म्यू2 का मतलब वेरिएंस 16। चलिए 16 की पावर 3 कैलकुलेशन करते हैं, ये भी 2 की पावर में है या 4 की पावर में हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो देखिए स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 और ये 2 तो 4 की पावर 6 हो जाएगा, और ये भी 4 की पावर 2 और ये भी देखिए 4 की पावर 6 दैट इज 1। तो यहाँ पर देखिए बीटा 1 की वैल्यू हमें मिली है 1। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी स्क्यूनेस की बात आती है, विषमता की बात आती है, तो आप बीटा 1 से कैलकुलेशन न करें, आप गामा 1 निकालें। हालांकि ये हमें निकालना था, है ना, बीटा 1 बीटा 2 हमें यहाँ पर फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये है। यहाँ पर देखिए हमें कमेंट करना है कि नेचर क्या है। क्वेश्चन पे चलें, लास्ट लाइन देखें आप, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर बंटन वक्र की जो प्रकृति है उस पर भी तो हमें फोकस करना है, वो भी तो हमें बताना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए बीटा 1 बीटा 2 तो हमें फाइंड करना था, तो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब भी नेचर की बात आती है, बंटन वक्र किस नेचर का है, तो ऐसी कंडीशन में हमें गामा 1 निकालना पड़ेगा। क्योंकि बंटन की दो तरह की नेचर हम देखते हैं, एक तो स्क्यूनेस के बेस पे और एक कर्टोसिस के बेस पे। स्क्यूनेस निकलता है गामा 1 से, क्योंकि बीटा 1 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव स्क्यूनेस इससे हम देख नहीं सकते, इसलिए हम गामा 1 को कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट गामा 1 जो होता है, गामा 1 होता है देखिए रूट बीटा 1। तो आप यहां पर देखिए इस बीटा 1 का रूट न लें, ये ध्यान रखना है, वरना आप यहाँ पे इसका रूट ले लोगे तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव होता है, तो फिर यहाँ गामा 1 नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू जब भी आप निकालोगे तो यहाँ आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए, इसका वर्गमूल आप ले लीजिए, तो μ3 अपॉन, तो जब भी आप गामा 1 कैलकुलेट करें, देखिए जब भी विषमता का मापन आप कर रहे हो, स्क्यूनेस आप मेजर कर रहे हो, तो एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, गामा 1 की वैल्यू यहां से नहीं निकालनी है। गामा 1 की वैल्यू आप किससे निकालोगे, इससे निकालोगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गामा 1 निकालने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम आसानी से यहाँ पर देखिए स्क्यूनेस को डिफाइन कर सकें। नेगेटिव वैल्यूज भी हमें यहाँ मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी, तो ध्यान रहे गामा 1 की वैल्यू इससे निकालनी है, इससे नहीं निकालना है, वरना फिर कभी कभी नेगेटिव स्क्यूनेस आप अगर होगी तो वो नहीं बता पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गामा 1 आप सीधे इससे निकालें, ठीक है। इसको आप डिलीट मान के चलें, हटा दें इसको, गामा 1 की वैल्यू ये होती है। बस ये याद रखने का तरीका है कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, किसका लेंगे, इसका, तो ये वाला केस आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि गामा 1 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, क्लियर। चलिए तो यहां पर चलिए हम इससे निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर μ3 कितना है, देखिए माइनस का 64, ठीक है। और देखिए μ2 क्यूब, μ2 कितना है, यहां पर μ2 की वैल्यू है देखिए 16, तो यहां पर देखिए 16 की पावर 3, तो ये देखिए -64, और यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4, तो यहाँ पर इसका भी हम देखिए 2 इंटू 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए μ2 का मान एक बार हम चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है 16 है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए ऊपर है 16, अच्छा यहाँ 16 आएगा, तो 4 4 4, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना मिला है हमें, -1 मिला है। तो देखिए जब भी आप गामा 1 की कैलकुलेशन करो तो गामा 1 की कैलकुलेशन आपको इससे करनी है, न कि इससे। अगर आपने बीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो रूट बीटा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर √1 हो जाएगा, और अंडर √1 का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन रूट का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये y बराबर √x, क्या होता है, ये y बराबर √x का ग्राफ है। तो देखिए जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसका ग्राफ ये होता है, और इसका जो ग्राफ का पूरा पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। y का मतलब फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है,
इसीलिए देखिए √25 की वैल्यू 5 होती है, ये करेक्ट है। √25 की वैल्यू ±5 होती है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत से स्टूडेंट √25 ±5 बिल्कुल गलत है। √25 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 5 होती है, -5 नॉट पॉसिबल। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने गामा 1 कैलकुलेट किया, तो गामा 1 हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको भूलना नहीं है। अब हमें गामा 1 नेगेटिव मिला है, ठीक है। तो गामा 1 नेगेटिव मिला है तो हम क्या कहेंगे, अतः बंटन वक्र में कौन सी विषमता है, अतः बंटन में ऋणात्मक विषमता है। देयर आर नेगेटिव स्क्यूनेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बंटन में क्या है देखिए, ऋणात्मक विषमता। नेगेटिव स्क्यूनेस। चलिए, हमने स्क्यूनेस बता दी क्या है यहाँ पर। और देखिए जब नेगेटिव स्क्यूनेस होती है तो क्या होता है, देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये लीजिए। तो देखिए जब नेगेटिव स्क्यूनेस की हम बात करते हैं तो नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, देखिए लेफ्ट साइड से इस तरह से सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, लेफ्ट साइड से सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। राइट साइड से सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, उसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव स्क्यूनेस की वजह से ये जो बंटन कर्व है, ये बंटन वक्र जो है, ये बाईं ओर झुका है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, लिखें आप क्या कहेंगे, बंटन वक्र, क्योंकि हमें कमेंट करना है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो नेचर है ना, हमें बताना है कि बंटन वक्र की प्रकृति क्या है। अतः बंटन वक्र बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड झुका हुआ है। चलिए, तो β1 कैलकुलेट कर लिए। अब हम बात करते हैं देखिए β2। चलिए इसी पेज पे ले लेते हैं इसको और यहीं पर हम फिनिश कर देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए किस पे, β2 पे। तो देखिए वी नो दैट β2 भी हम निकाल लेते हैं। β2 होता क्या है देखिए, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब देखिए μ4 कितना मिला था हमें, 164। तो ये तो हो गया देखिए 164, इसकी वैल्यू तो हो गई 164। ये क्या है देखिए, चलिए 164। अब देखिए μ2 की जो वैल्यू है, कहाँ गया μ2, ये रहा 16। चलिए 16 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 16 × 16। तो यहाँ पर देखिए हमें कैलकुलेशन करना है, करते जाएं कैलकुलेशन। तो यहाँ तो देखिए कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना, पूरी बार कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम 4 से कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। तो ये तो हो गया देखिए 41 टाइम, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 से हम इसको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा देखिए 64, ठीक है। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। और ये यहाँ पर फाइनली देखिए टाइम बचा लेते हैं हम, सीधा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इतना समय हमें ख़राब नहीं करना, वैसे भी ये <1 है। और जब <1 होता है तो <1 के ये, हाँ 1 से कम है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर β2 की वैल्यू अगर 3 से कम होती है तो वहाँ पर क्या होती है देखिए, एक चपटे शीर्ष वाला बंटन वक्र हमें मिलता है, प्लेटी कर्टिक हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 41 को हम डिवाइड करेंगे 64 से, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट, 164 डिवाइड अपॉन, तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 0.641। तो देखिए यहाँ पर μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 की वैल्यू कितनी थी देखिए 162, और μ2 स्क्वायर, μ2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली थी हमने 16। तो यहाँ पर देखिए 16 × 16। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है। और विच इज <3 कितना है देखिए, ये 3 से कम है। तो यहाँ पर देखिए β2 की वैल्यू जब 3 से कम होती है, यहाँ γ2 की कोई ज़रूरत नहीं है,
गामा टू आप निकालोगे तो गामा टू को हम 0 से कंपेयर करते हैं। 0 से बड़ा अगर हमें मिलता है तो नुकीले शीर्ष वाला लेप्टोकर्टिक, और देखिए अगर हमें 0 से कम मिलता है, गामा टू की बात कर रहा हूँ मैं, 0 से छोटा मिलता है तो हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक, तो चपटे शीर्ष वाला। यहाँ पर बीटा टू को 3 से कंपेयर कीजिए, बाकी कंडीशन वही है। तो यहाँ पर देखिए बीटा टू 3 से कम है तो हम क्या कहेंगे, बंटन वक्र कैसा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो प्लेटिकर्टिक की तरह होगा। अतः बंटन वक्र चपटे शीर्ष वाला, चपटापन ज्यादा होगा देखिए। और देखिए मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर ये जो कर्टोसिस है वो किस टाइप्स के होते हैं कि हम काफ़ी डिटेल में हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। चपटे शीर्ष वाला प्लेटी, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने नेचर को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की नेचर किस तरह से है। बीटा 1 बीटा 2 भी हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।